नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। जैसे कि हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसका हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो हमने भारत के अधीन गवर्नर जनरल पढ़ा था। आज जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वो है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, यानी कि जो भारतीय लोगों ने जगह जगह पर जो स्थानीय विद्रोह किए थे अंग्रेजी शासन के खिलाफ, वहाँ से हम देखेंगे। देखिए, एक तरफ आंदोलन के नाम दिए हुए हैं, वो किस क्षेत्र में हुए थे, यानी कि उनसे प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं और उनसे संबंधित नेता कौन थे, यानी कि उस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था और वो किस समय पर हुआ था। ये हम चारों चीज़ें देखते जाएंगे। देखिए, इससे पहला है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह हुआ था आपका बिहार और बंगाल में, ठीक है। और इसके जो नेता थे वो थे केना सरकार और द्विज नारायण। इसका समय है 1760 से 1800 ईस्वी तक। सेकंड है आपका फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह आपका कहाँ हुआ था? फकीर विद्रोह हुआ था बंगाल में और इसके जो नेता है वो है मजनून शाह व चिराग अली, और ये हुआ था 1776-1777 में। थर्ड है आपका रंगपुर विद्रोह। ये हुआ था रंगपुर व दिनाजपुर में, ये दोनों ही जगह कहाँ है? बंगाल में। और इसके नेता थे आपके धीरज नारायण, ये हुआ था 1783 में। आगे देखिए, आगे है पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह का क्या है? झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह है, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था, तो याद रखिएगा पहाड़िया विद्रोह, ठीक है। इससे जो प्रभावित क्षेत्र है वो कौन सा है? वो है संथाल परगना, ये है झारखंड में। इसके नेता है रमना आहरी, ठीक है, जगन्नाथ देव, महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी, ठीक है। और इसका समय देख लीजिए, ये 4 चरणों में हुआ था। 1772 से लेकर 1782 के बीच में 4 चरणों में हुआ था। 1772, 1778, 1779, 1781 और 1782, ठीक है। आगे देखिए, आगे है चुआरो विद्रोह। जंगल महल आंदोलन भी इसको कहा जाता है। चुआरो विद्रोह को क्या कहा जाता है? जंगल महल आंदोलन। इसका स्थान क्या है? बांकुड़ा बंगाल, धालभूम, मानभूम और मिदनापुर। इसके नेता कौन कौन है? इसके नेता देख लीजिए, जगन्नाथ सिंह, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, कर्णगढ़ की रानी शिरोमणि, ठीक है। इसका समय ये है, देख लीजिए। आगे है चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह की जगह है आपकी झारखंड पलामू, नेता है भूषण सिंह और समय है 1800। आगे देखिए, पालीगरा का विद्रोह। इसका स्थान है तमिलनाडु। इसके नेता हैं वीर पी कट्टा वामन और इसका जो समय है वो 1799 से 1801। आगे देख लीजिए, वेलाटम्पी विद्रोह। इसकी जगह है त्रावणकोर और इसके नेता हैं मेलुथाम्पी। इसका जो समय है वो 1808 से 1809 तक। आगे आपका भील विद्रोह। भील विद्रोह का हुआ था पश्चिमी घाट में, ठीक है। इसके जो नेता है सेवरम है और इसका समय है 1825 से 1831। उसके बाद है रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह भी पश्चिमी घाट का है आपका और इसके जो नेता हैं वो है चित्तर सिंह और इसका जो समय है वो है 1822 से 1829। आगे है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। ये हुआ था असम में। इसके नेता थे टीपू। ये हुआ था 1825 से 1827 के बीच में। उसके बाद है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े होंगे आयोग के एग्जाम के, अलग अलग आयोगों के एग्जाम के, आपने बहुत बार देखा होगा, ठीक है। तो अहोम विद्रोह कहाँ का है? असम का। इसके नेता है गोमधर कुंवर। इसका समय है 1828। आगे देखिए, आगे है आपका वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश में हुआ था और इसके जो नेता है वो है सैयद अहमद तूती मीर और ये हुआ था 1831 में। फिर है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह छोटा नागपुर झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। इसके नेता है बुधू भगत और इसका समय है 1831 से 1832। आगे देखिए, आगे है भूमिज विद्रोह, गंगा नारायण का हंगामा। इसकी जगह है झारखंड रांची जंगल महल, ठीक है। इसके नेता जो है आपके गंगा नारायण सिंह है और इसका समय है 1832। इतने देखिए, ये क्या है आपके? इतने आपके अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह हैं। ये आपके स्थानीय विद्रोह जो है ये काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इनको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो आपको ये काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे है, देखिए, आगे खासी विद्रोह। असम तीरथ सिंह, इसका समय है 1833। आगे है कंद विद्रोह। कंद विद्रोह कहाँ हुआ था? उड़ीसा में,
चक्र बिसोई इसके नेता हैं और 1837 में हुआ था। आगे देखिए फराइजी आंदोलन, ये कहाँ हुआ था? बंगाल में, और इसके जो संबंधित नेता हैं वो है शरियतुल्लाह टूटू मियाँ, ठीक है। ये 1838 से 1848 के बीच हुआ था। नील विद्रोह आपका बंगाल और बिहार में हुआ था। संबंधित जो इसके नेता है तिरुत सिंह है, 1854 से 1862 के बीच हुआ था ये। आगे आपका संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में हुआ था और इसका जो नेता है वो है सिद्धू कान्हू, 1855 और 1856 में हुआ था ये। आगे आपका मुंडा विद्रोह, ठीक है, मुंडा विद्रोह झारखंड में हुआ था और बिरसा मुंडा इसके संबंधित नेता, ये तो लगभग आप सभी को पता होगा। ये हुआ था 1899 से 1900 के बीच में। आगे देखिए, आगे है आपका पाइक विद्रोह, ठीक है, ये कहाँ हुआ था? उड़ीसा में, और इसके जो नेता है वो है बख्शी जगबंधु और इसका जो सन है वो है 1817 से 1825। आगे है नील विद्रोह, कहाँ हुआ था? बंगाल में, नेता है दिगंबर, समय है 1859-60। नेक्स्ट है पावना विद्रोह, ठीक है, ये बंगाल के पावना नामक एक जगह है वहाँ पर था और नेता है इसके ईशान चंद्र राय एवं शंभुपाल। आगे समय है इसका 1873 से 76। आगे है दक्कन विद्रोह, दक्कन विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, इसके नेता का नाम नहीं दिया हुआ है और इसका समय है 1874 से 75। आगे है मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह हुआ था केरल के मालाबार में और इसके नेता है अली मुसलियार और समय है इसका 1920 से 1922। इसके बाद है कूका विद्रोह, कूका विद्रोह कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था और इसके जो नेता है भगत जवाहरमल है, समय इसका नहीं दिया है। आगे देखिए रंपाओं का विद्रोह, रंपाओं का विद्रोह कहाँ हुआ था? ये हुआ था आंध्र प्रदेश में, नेता है इसके सीताराम राजू और जो इसका समय है ये है 1879 से 1922। आगे देखिए, आगे है ताना भगत आंदोलन, ये ताना भगत आंदोलन का ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। ताना भगत आंदोलन आपका बिहार में हुआ था और इसके नेता हैं जतरा भगत, 1914 में हुआ था। तेभागा आंदोलन बिहार में हुआ था, इसके नेता हैं कंपाराम एवं भवन सिंह, 1946 में हुआ था। लास्ट में आपका तेलंगाना आंदोलन है, कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था, इसका नेता का नाम नहीं दिया हुआ है और इसका जो समय है वो है 1946। देखिए इसी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि सन्यासी विद्रोह का आंदोलन कहाँ पर मिलता है और आपको अलग अलग ऑप्शन दिए रहते हैं, तो याद रखिएगा जो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ, ठीक है, उसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। आगे देखिए रंपा विद्रोह में कोया और कोंडा जनजाति के मुखियों ने एक मनसबदार परिवार के स्थानीय अधिपति के विरुद्ध क्या की? बगावत की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका तिलका मांझी ने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर ऑगस्टस क्लेबलैंड को 1884 ईस्वी में तीर एवं धनुष से जख्मी कर दिया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसी कारण उसे गिरफ्तार कर 1775 ईस्वी में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई थी। तिलक मांझी का वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया था, ठीक है। आगे देखिए, आगे है 1832 ईस्वी में ब्रिटिश शासन ने संथालों को बसाने के लिए भागलपुर के राजमहल के बीच एक बड़े भूभाग को दामिन एक कोह के रूप में सीमांकन किया था। किस रूप में किया था? दामिन एक कोह के रूप में उसका सीमांकन किया था। इसी संथाल बहुल क्षेत्र में बाहरी लोगों एवं अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर 1855-56 में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में संथालों ने विद्रोह कर दिया, जिसे संथाल विद्रोह कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि संथाल विद्रोह के जो नेतृत्व है वो सिद्धू कान्हू नाम के लोगों ने किया था, ठीक है। सिद्धू कान्हू भगनाडीह गांव के चूलू संथाल के पुत्र थे। चूलू संथाल के दो अन्य पुत्रों का नाम चांद और भैरव था, ठीक है। आगे है सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया। जुलाई 1855 में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। सशस्त्र विद्रोह के प्रारंभ डीसी नामक स्थान में अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से हुआ था। नोट देके दिया है, अहोम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृति बुरंजी कहलाती है। क्या कहलाती है? जो अहोम लोग हैं उनके द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां क्या कहलाती हैं? बुरंजी कहलाती हैं। आगे है दक्कन विद्रोह के दौरान 12 मई 1875 में बम्बई प्रेसिडेंसी में पूना जिले के सूपा गांव में किसानों ने साहूकारों और दुकानदारों पर हमले किए, बही खाते जला दिए, अनाज की दुकान लूट ली और साहूकारों के घर में आग लगा दी। नेक्स्ट है आपका बिरसा मुंडा का जन्म, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिरसा मुंडा से संबंधित चीज़ें एग्जाम्स में आपकी पूछी जाती हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खूंटी जिले के तमाड़ के निकट उलीहातू नामक गांव में हुआ था। 1895 में बिरसा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से किसने खुद को ईश्वर का दूत घोषित किया था, तो वो किया था बिरसा मुंडा ने। उड़ीसा के कंद आदिवासियों के बीच मरियाह प्रथा यानी कि मानव बलि प्रथा का प्रचलन था। नोट दिया हुआ है, देख लीजिए। भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह ने 1872 ईस्वी में अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया। बाद में इन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए, आगे है 1857 ईस्वी की महान क्रांति। यहीं से जो आपका जो फ्रीडम की फाइट है यानी कि जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई है वो यहीं से शुरुआत उसकी मानी जाती है, यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष इसको कहा जाता है। 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना था। नेक्स्ट है 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया और उसने लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दी। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया। मंगल पांडे का संबंध 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI से था। आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है, तो इस लाइन को याद रखिएगा और ये दो नाम याद रखिएगा कि मंगल पांडे ने किन दो लोगों को गोली मारी थी, ठीक है। और ये आप सभी को पता होगा कि मंगल पांडे कहाँ के थे, बैरकपुर की छावनी से थे। आगे देखिए, आगे है 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई, ठीक है। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाल्म स्टैंड लिबरल थे। लिबरल क्या है यहाँ पर, लिबरल पार्टी के थे, ठीक है। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ। उस समय मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के विद्रोह के पश्चात सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य एक और विद्रोह न होने देना था। इसके लिए स्थापित पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया तथा उच्च सैनिक पदों पर अब भारतीयों की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई, जो पहले से ही प्रतिबंधित थी। बंगाल में यूरोपीय व भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया, जबकि बम्बई मद्रास में 2:5 रखा गया। देखिए क्या किया गया, जब ये वाला पहला वाला 1857 की क्रांति हो गई तो जो अंग्रेजी जो प्रशासन था वो थोड़ा सा अपना अटेंटिव हो गया, थोड़ा सा अलर्ट में आ गया और उन्होंने जो सेना में भारतीय लोग थे उनको कम करके यूरोपीय लोगों को ज़्यादा उसमें भर्ती किया और जो बड़े पद थे, जिनके पास शासन की शक्ति थी, जिनके पास ताकत थी, उस पदों पर उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस पर अब कोई भी भारतीय नहीं आ सकता, उनको छोटे पदों पर ही रखा जाएगा। आगे देखिए, आगे है 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत, ठीक है। एक तरफ आपके मत दिए हैं, दूसरी तरफ इतिहासकार दिए हैं। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये कहा है BD सावरकर ने। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ये कहा है डिज़रायली ने। यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था, ये कहा है सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, ये कहा है जेम्स आउट्रम W ट्रेलर ने, ठीक है। जेम्स आउट्रम और W ट्रेलर दो लोग हैं। नेक्स्ट है बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, ये कहा है TR होम्स ने। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ये कहा है LER रीच ने। आगे देखिए, आगे है बिहार, अवध तथा अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 ईस्वी के क्रांति में भाग लिया था गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई तथा सिख
गोरखा और पठानों को, जिन्होंने 1857 के क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी, लड़ाकू जातियां घोषित की गईं और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। नोट दिया है आपका, भारतीय को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद सूबेदार था, यानी कि भारतीयों को जो सेना में सबसे बड़ा पद प्राप्त हो सकता था वो कौन सा था? सूबेदार था। उससे जो ऊंचे पद थे वो भारतीयों को नहीं दिए जाते थे। ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। ठीक है, ये स्टेटमेंट काफी बार पूछा जाता है कि लक्ष्मीबाई के लिए किसने कहा था, तो याद रखिएगा ह्यूरोज ने कहा था। आगे है क्रांति के प्रमुख केंद्र। देखिए 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र देख लेते हैं। केंद्र यहाँ पर आपके दिए हुए हैं। देखिए दिल्ली, एक तरफ आप पहले आपके केंद्र दिए हैं, फिर दिया है भारतीय नायक, विद्रोह की तिथि, ब्रिटिश नायक और तिथि। ठीक है, इसका आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए। पहला है आपका दिल्ली। दिल्ली में जो नायक थे, यानी कि दिल्ली से जिसने क्रांति का नेतृत्व किया था, वो थे आपके बहादुर शाह जफर बख्त खां। ठीक है, सैन्य नेतृत्व इनके पास था। विद्रोह की जो तिथि है वो आपकी 11-12 मई 1857 है। और जो इसमें ब्रिटिश नायक था, यानी कि जो विद्रोह को दबाने वाले थे वो कौन थे? जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो थे आपके निकलसन, जो मारे गए थे, और हडसन था। ठीक है, और तिथि विद्रोह दबाने की, यानी कि विद्रोह को खत्म करने की जो तिथि है वो है आपकी 21 सितंबर 1857। नेक्स्ट है आपका कानपुर का विद्रोह। इसका नेतृत्व आपका किया था नाना साहब धुंधुपंत। धुंधुपंत इनका बचपन का नाम है। तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व इन्होंने किया था। जो विद्रोह की तिथि है वो है 5 जून 1857। ब्रिटिश नायक है कैंपवेल, और विद्रोह दबाने की तिथि है 6 सितंबर 1857। फिर आपका लखनऊ से, देखिए आपका ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसमें तिथि या जो आपका जो ब्रिटिश नायक है वो कम पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा आपका पूछा जाता है कि नेतृत्व कहाँ कहाँ हुआ था और किसने किसने किया था, कहाँ का नेतृत्व किस भारतीय नायक ने किया था। तो आपको जो ये चीज़ है ये सबसे ज़्यादा याद होनी चाहिए। लखनऊ से किया था आपका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने। इनका असली नाम था मोहम्मदी खातून। ये 4 जून 1857। ब्रिटिश नायक है आपके हेनरी लॉरेंस, जो मारा गया था, और था कैंपवेल, और तिथि है इसकी मार्च 1858। फिर आपकी झांसी रानी लक्ष्मीबाई, इसकी जो तारीख है वो है जून 1857। ह्यूरोज 3 अप्रैल 1858। फिर आपका इलाहाबाद से नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। इसकी तारीख है 1857। कर्नल नील और 1858। फिर आपका जगदीशपुर कुंवर सिंह ने। इसका समय है अगस्त 1857। विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर, और तिथि है 1858। फिर बरेली का नेतृत्व आपने किया था खान बहादुर खान ने। इसका समय 1857। हडसन 1858। फिर है फैज़ाबाद का आपका नेतृत्व किया था मौलवी अहमद उल्ला ने। समय 1857। कर्नल नील और 1858। फतेहपुर का आपका किया था अजीमुल्ला ने नेतृत्व, और इनका विद्रोह की तिथि है 1857। जो ब्रिटिश नायक था वो था जनरल रेनर्ड, और इस जो समय 1858 है। नोट देख लीजिए क्या दिया हुआ है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। उन्हें सिंधिया के सामंत मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। बेगम हजरत महल का जन्म 1820 में और मृत्यु 1879 में नेपाल में हुई थी। उन्हें काठमांडू के जामा मस्जिद के मैदान में दफनाया गया था। आगे देख लीजिए, आगे आपका है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, और उसके बारे में महत्वपूर्ण आपके तथ्य दिए गए हैं। किसके बारे में? भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में। देखिए, पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। आगे है नौरोजी दत्त एवं वाचा ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है।
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय WC बनर्जी थे, जो चुनाव हार गए थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्हें लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। ठीक है, याद रखिएगा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से सदस्य चुने जाने वाले जो पहले भारतीय थे वो दादा भाई नौरोजी थे। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। ये डेट होपफुली आप सभी को याद होगी। आगे देखिए, आगे है बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे भारत, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए थे। नोट दिया हुआ है, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व सैयद हैदर राजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, पूना एवं मुंबई में तिलक ने, पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया था। आगे देखिए, आगे आपका फिर से वही पेज रिपीट हो गया है, देख लीजिए। फिर है देखिए, कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणियां देख लेते हैं। पहले डफरिन ने क्या कहा था कांग्रेस के बारे में? कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। यानी डफरिन का कहना था कि ये पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। कर्जन, कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। आगे है अरविंद घोष ने कहा है कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के बारे में कहा था, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी का कहना था कि कांग्रेस में जो लोग हैं वो स्वतंत्रता दिलाने के पक्ष में नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो लोग राजनीति में आने के लिए और राजनीति में बड़े बड़े पदों पर बैठने के लिए क्या है, उसकी भूख है उनके अंदर। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था, कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, उसमें कुछ होता जाता नहीं है, बस क्या करते हैं ये लोग, तमाशा करते हैं। लाला लाजपत राय ने कहा था, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। विपिन चंद्रपाल ने कहा था, कांग्रेस याचना करने वाली एक संस्था है। ठीक है, आइए देखते हैं पॉइंट। अब 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की थी। ये आपसे पूछा था, क्योंकि आपसे पूछा था कि स्वराज की पहली बार मांग कहाँ प्रस्तुत हुई थी, किसने की थी। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी यानी कि गरम दल एवं उदारवादी यानी कि नरम दल 2 दलों में विभाजित हो गई थी। क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो कांग्रेस है उसका 2 भागों में विभाजन हो गया था। तो सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में होता उसमें कांग्रेस का 2 भागों में विभाजित हो गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना था। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्ता ने बारिसल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की थी। आगे आपका 1893 ईस्वी का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु। 1893 में स्वामी विवेकानंद 1893 से 1902 ईस्वी अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे। सितंबर 1893 में वहां पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। ठीक है, याद रखिएगा कि तूफानी हिंदू किसे कहा जाने लगा, स्वामी विवेकानंद को।
1893 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद योगीराज अरविंद घोष 1872 से 1950 ईस्वी की भारत भूमि की पर वापसी हुई। 1893 में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। नेक्स्ट है 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट 1897 से 1993 ईस्वी। कब आई थी भारत ये? 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट भारत आई। वे वाराणसी शहर में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा, मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ। 1893 में महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 ईस्वी का वर्ष महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेकार बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू द हिंदू रिलीजन स्थापित की थी। आगे देखिए, आगे है बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन अनुशीलन समिति था जिसकी स्थापना 24 मार्च 1903 को हुई थी। संस्थापकों के अनुरोध पर बैरिस्टर प्रथमनाथ मित्र पी मित्र इसका नेतृत्व संभाला। इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। इसके प्रथम कार्यकारिणी में 5 सदस्य थे। प्रथम नाथ मित्र अध्यक्ष थे, दूसरे थे आपके चित्तरंजन दास, तीसरे हैं आपके अरविंद घोष जो कि उपाध्यक्ष थे, सुरेंद्र नाथ ठाकुर कोषाध्यक्ष थे और सिस्टर निवेदिता कार्यकारिणी की सदस्य थी। 1906 में अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कोलकाता में हुआ था। अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य था खून का बदला खून। आगे चलकर बारींद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एवं भूपेंद्र नाथ दत्त का गुट अनुशीलन समिति पर प्रभावी हो गया और उन्होंने आंदोलन को और उग्रता प्रदान की। इन लोगों ने 1905 में भवानी मंदिर नामक अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की जिसमें कहा गया था कि क्रांतिकारी राजनीतिक सन्यासी का जीवन तब तक बिताए जब तक स्वाधीनता प्राप्त ना हो जाए। अक्टूबर 1907 में अविनाश चंद्र भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित वर्तमान रणनीति उनकी दूसरी पुस्तक थी जिसमें कहा गया था कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए फौजी शिक्षा और युद्ध आवश्यक है। इसके लिए छापामार युद्ध अपनाने के लिए कहा गया था। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस सफ्रांस्की से बम बनाना सीखा था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बारींद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त एवं अविनाश चंद्र भट्टाचार्य ने 1906 ईस्वी में युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया। युगांतर के प्रथम संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त को 1907 ईस्वी में 1 वर्ष की कड़ी सजा दी गई थी। 1908 में यह पत्र बंद कर देना पड़ा। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा एवं पुलिन दास ने 1904 ईस्वी में ढाका में की थी। ढाका में इसकी लगभग 500 शाखाएं थीं। फिर आपका 11 दिसंबर 1908 को अनुशीलन समिति गैर कानूनी घोषित कर दी गई। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया जिससे 2 महिलाओं पिंगले की पत्नी एवं बेटी की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। इसके बाद देखिए यहाँ पर खुदीराम बोस का थोड़ा सा परिचय दिया हुआ है, देख लीजिए। इनका जन्म हुआ था 1889 में। ग्राम इनका है हबीबपुर, ठीक है, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल। पकड़ने वाली पुलिस फतेह सिंह एवं शिव प्रसाद कुमार। खुदीराम बोस के मुकदमे में जज कौन थे? कर्ण डफ। सरकारी वकील इनका कौन था? इनका सरकारी वकील था मानुक एवं विनोद मजूमदार। खुदीराम बोस की ओर से वकील कौन था? कालिदास बोस। फांसी की जो इनकी तारीख है खुदीराम बोस की, इनको फांसी कब दी गई थी? 11 अगस्त 1908 को। एक हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पर जा खड़े हुए थे, ठीक है। आगे देखिए, आगे खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता बारींद्र कुमार घोष थे। आगे आपका अलीपुर षड्यंत्र केस देखिए।
18 मई 1908 को कलकत्ता के अलीपुर अदालत में 31 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण पेश किया गया। इन व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण गिरफ्तार किया गया था। 19 अगस्त 1908 को 30 आदमियों को सेशन जज के सुपुर्द किया गया और 7 सितंबर 1908 को 7 और आदमियों को इस मुकदमे में शामिल किया गया। यही मुकदमा अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। इस केस के सरकारी गवाह नरेंद्र नाथ गोसाई को अलीपुर जेल में सत्येंद्र नाथ घोष एवं कन्हई लाल दत्त ने गोली मार दी। इसके लिए दोनों को फांसी की सजा दी गई। बारींद्र कुमार घोष, उल्लासकार दत्त, हेमचंद्र दास और उपेंद्र नाथ बनर्जी को आजीवन कालापानी की सजा मिली। बाकी लोगों को 10 वर्ष, 7 वर्ष एवं 5 वर्ष की सजा दी गई। इस मुकदमे में अरविंद घोष छोड़ दिए गए। तब इन्होंने क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर पांडिचेरी में अपना आश्रम ऑरीविले स्थापित कर लिया। आगे महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पीएन वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर ने देशभक्ति से पूर्ण कुछ कविताओं की रचना की थी, जिस कारण नासिक के जज जैक्सन ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 8 जून 1909 को आजीवन निर्वासन का दंड दिया। इस सजा को सर्वथा अनुचित मानकर अभिनव भारत ने जैक्सन से बदला लेने का विचार किया। जैक्सन के विदाई समारोह में 21 दिसंबर 1909 की रात को एक नाटक खेला जा रहा था। ज्यों ही जैक्सन इसे देखने के लिए फाटक पर पहुंचा, अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने उसे गोली मार दी। जैक्सन की हत्या के अभियोग में अनंत लक्ष्मण कन्हरे, कृष्ण जी गोपाल कर्वे और विनायक दामोदर देशपांडे को 19 अप्रैल 1911 को फांसी दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। 1881 में उन्होंने साप्ताहिक पत्र मराठा, जो कि अंग्रेजी में छपता था, और दैनिक पत्र केसरी किस भाषा में छपता था? मराठी भाषा में, नाम के 2 पत्रों द्वारा नव जागरण प्रारंभ किया। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। आपसे कई बार ये पूछ लिया जाता है कि केसरी किस भाषा का पत्र था, तो याद रखिएगा कि केसरी मराठी भाषा का था और जो मराठा था ये अंग्रेजी भाषा में छपता था। आगे देख लीजिए। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। 1897 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई। फिर 1909 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई। 1908 से 1914 तक वर्मा के मॉडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े। तिलक को सजा सुनाने वाले जज का नाम दावर था। आगे है नोट आपका, वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, जिसके लिए तिलक ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया था। आगे है, प्लेग के समय जातियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकार बंधु यानी 2 लोग थे, दामोदर एवं बालकृष्ण ने 22 जून 1897 को प्लेग अधिकारी रैंड एवं एरस्ट की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है महाराष्ट्र से क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन पराजंपे ने किया था। 1905 ईस्वी में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। श्याम जी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा कि क्रांतिकारियों का पिता किसे कहते हैं, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा को। आगे है, अवींद्रनाथ टैगोर ने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की, जिससे प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति का संरक्षण एवं विकास हुआ। न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र एवं 1906 में वंदे भारत नामक समाचार पत्र विपिन चंद्र पाल ने निकाला था। आगे आपका 30 दिसंबर
1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ, जिसका मुख्यालय लखनऊ में था। लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सैयद इमाम ने की। इसी अध्यक्ष में आगा खां को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया गया। इसी अधिवेशन में मुगलों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की मांग की गई, जिसको 1909 में की पार्लियामेंटू सुधार में मान लिया गया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में खोली गई, जिसे सैयद मीर अली ने स्थापित किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो ये जो आपकी लाइन है ये याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे है भीकाजी रुस्तम कामा, ठीक है, भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। विदेशी धरती पर ध्वज फहराने वाली पहली घटना है। कौन सी? ये जो आपका जो 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस थी, ठीक है। इनके माता पिता पारसी थे। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया था। किसने? भीकाजी रुस्तम कामा ने। फिर है आपका 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी थी। 16 अगस्त 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया था। 21 दिसंबर 1909 को अनंत कन्हरे ने जैक्सन को गोली मार दी थी। आगे है वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मैरी के स्वागत में किया था। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई थी। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1 अप्रैल 1912 को। आगे है 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसमें प्रमुख थे मास्टर अमीचंद्र, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 में यह गुरुमुखी में छपने लगा। इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके पहले पेज पर क्या छपता था? अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। ऊपर आपका एक पॉइंट छूटा है, अरुंडेल कमेटी। ठीक है, अरुंडेल कमेटी के बारे में देख लेते हैं। लॉर्ड मिंटो ने 1906 में राजनीतिक सुधारों हेतु इस 4 सदस्यीय कमेटी का गठन A.T. अरुंडेल के नेतृत्व में किया था। इसने अपनी सिफारिशों में भारत के विभिन्न परिषदों के विस्तार के साथ एक सामंतों की समिति बनाए जाने की अनुशंसा की तथा विभाजित बंगाल को पुनः एक कर देने की संस्तुति दी थी। ये किसने किया था? अरुंडेल कमेटी ने। आगे है कोमागातामारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हृदयनाथ कुंजरू ने इलाहाबाद प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हृदयनाथ कुंजरू ने इलाहाबाद प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना की। आपका पॉइंट रिपीट हो गया है। ठीक है,
1915 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? 1915 में। किसने किया था? अंग्रेजी सरकार ने किया था। आगे कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। एकता क्यों हो गई? क्योंकि 1907 में जो सूरत में अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस दो दलों में टूट गई थी, और फिर जो 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था इसमें कांग्रेस के जो दो दल टूट गए थे वो फिर से आपस में मिल गए, दोनों में एकता हो गई। ठीक है। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। मुस्लिम लीग के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। जिन्ना और तिलक के विशेष प्रयास से ही 1916 में लीग एवं कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। आगे देखिए, आगे है बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। इसके अध्यक्ष जोसेफ बप्तिस्ता तथा सचिव NC केलकर थे। तिलक ने अपने अखबार मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा का है, और केसरी, जो कि मराठी भाषा का है, के माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया था। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में अडयार मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया गया। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुब्रमण्यम अय्यर, जिन्ना तथा तेज बहादुर सप्रू इस लीग से जुड़े हुए थे। इस होम रूल लीग का प्रचार प्रसार एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ द्वारा किया गया था। नोट दिया है आपका, गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने संगठन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहले तो यही याद रखिएगा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है। और इन्होंने अपने सदस्यों को होम रूल लीग आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी थी। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोग इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहने लगे थे। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 को 54 वर्षीय आयु में मृत्यु हो गई थी। किसकी? राजकुमार शुक्ल की। अंग्रेजी अधिकारी MN, जिससे शुक्ल जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे, उनके श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपये भेजा एवं कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया गया। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तीनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। तीनकठिया खेती अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले के रैयत किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन लागू 3 तरीकों में से एक था। खेती का अन्य 2 तरीका कुर्तौली और कुश्ती कहलाता है। तीनकठिया खेती में प्रति बीघा 20 कट्टा 3 कट्टा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य था। आगे है 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, महादेव देसाई, GB कृपलानी, नरहरि पारिक, मजहरुल्लक एवं NG रंगा थे। बतख मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी। नोट आगे दिया है, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। बेसेंट यानी कि एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की थी। मॉन्टेग्यू घोषणा। ठीक है, यहाँ से हमें क्या देखना है? मॉन्टेग्यू घोषणा देखनी है। यहाँ से मॉन्टेग्यू घोषणा देखते हैं। 20 अगस्त 1917 को तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लागू किए जाने वाले प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की, जिसमें 4 बातों का उल्लेख था। वो 4 बातें क्या हैं? पहली है, ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत में स्वशासन को विकसित करना है। दूसरी बात थी, स्वशासन एकदम ना दिया जाकर विभिन्न चरणों में दिया जाएगा, यानी कि जो भारत को स्वतंत्रता है वो एकदम से नहीं दी जाएगी, वो कई स्टेप्स में दी जाएगी, यानी कि कुछ चरणों में दी जाएगी। तीसरी बात थी उसमें,
ठीक है। विभिन्न चरणों का निर्धारण भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर करेगा, यानी कि भारत जितनी प्रगति करेगा उसी हिसाब से आगे स्वशासन कितना दिया जाए ये निर्धारित होगा। प्रगति के विषय में निर्धारण ब्रिटिश संसद तथा ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा दिया जाना था, ठीक है। मॉन्टेग्यू घोषणा भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। उदारवादी कांग्रेसियों ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्य विहीन उषाकाल कहा है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, पूछा जाता है। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। यहीं गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। इसमें उन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। नोट यहाँ पर दिया गया है, 31 अक्टूबर 1920 को NM जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल, अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल 1918 के समर्थन में की थी। गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया था। गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था? कर नहीं। आगे देखिए, आगे है 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना ही कोई वकील दिया जा सकता था। यानी कि किसी भी व्यक्ति को चाहे उसके खिलाफ कोई सबूत हो, चाहे उसके खिलाफ कोई चीज़ हो चाहे ना हो, उसको गिरफ्तार किया जा सकता। उसके बाद ना कोई अपील मानी जाएगी, ना कोई दलील मानी जाएगी और ना कोई वकील माना जाएगा। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई थी। यानी कि जो आपका रोलेट एक्ट था, इसके खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई थी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सतवाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल REH डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इनमें 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर था। जलियांवाला बाग में हंसराज नामक व्यक्ति ने डायर का सहयोग किया था। आगे है, शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया, परिषद के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद, ठीक है, कौन सी उपाधि? कैसरे हिंद की उपाधि। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। क्योंकि मतलब ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इससे दुखी होकर जो अंग्रेजों द्वारा महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, वो लौटा दी महात्मा गांधी ने। जमनालाल बजाज ने अंग्रेजों द्वारा दी गई राय बहादुर की उपाधि लौटा दी और रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों द्वारा दी गई सर की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसमें 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय, सर चिमन लाल शीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण इसके सदस्य थे। आगे है, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। फिर है, जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। आगे पॉइंट देख लीजिए। आगे है, खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में एक आंदोलन था। 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में की थी। इसके प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तावित किया था।
मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। आपसे पूछा था कि मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस क्यों छोड़ दी थी? क्योंकि ये जो असहयोग आंदोलन था उससे सहमत नहीं थे। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। ठीक है। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। कितने सिपाहियों की? 21 सिपाहियों की। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। ये आपसे तारीख पूछी जाती है, 11 फरवरी 1922 को स्थगित किया गया था। इस समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया था। आगे है 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। आगे देखिए, आगे है महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन आपका कब हुआ था? 1924 ईस्वी में इसके अध्यक्ष चुने गए थे। सचिंद्र सान्याल ने 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। काकोरी कांड, ठीक है, काकोरी कांड देख लेते हैं यहाँ पर। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर में लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। इसे ही काकोरी कांड कहा गया। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाक उल्ला खान को 19 दिसंबर 1927 ईस्वी में फांसी दे दी गई एवं सचिन सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। मनमथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं, फांसी पर लटक गए। यहाँ देख लीजिए, यहाँ चंद्रशेखर आजाद पंडित जी, उनके बारे में उनका थोड़ा सा परिचय दिया हुआ है। पूरा नाम इनका था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। इनका जन्म स्थान है भावरा, झाबुआ जिला, वर्तमान में जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। जन्म तिथि है इनकी 30 जुलाई 1906। इनके पिता का नाम था पंडित सीताराम तिवारी, माता का नाम जगरानी देवी। शहीद स्थल यानी कि वो जगह जहाँ पर ये शहीद हुए थे वो था इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क। इलाहाबाद यानी कि अब प्रयागराज का अल्फ्रेड पार्क। शहीद तिथि यानी कि जिस तिथि को ये शहीद हुए थे वो है 27 फरवरी 1931। जिन जिन संगठनों से ये संबंधित रहे वो है नौजवान सभा, कृति किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। आगे नोट दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया है। संभवतः अशफाक उल्ला खां पहले भारतीय मुसलमान थे जो भारत की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। आगे देखिए, आगे है 1927 की बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। नेक्स्ट है महाड़ सत्याग्रह। भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चवदार तालाब में पीने पानी और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया सत्याग्रह था। 25 दिसंबर 1927 को अंबेडकर ने महाड़ गांव से ही मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया था। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में सम्मानित किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी।
साइमन कमीशन का बहिष्कार ना करने वाले 2 दल थे। वो 2 दल जिन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था वो थे आपके जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी थी। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए है। नोट आपका दिया है, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल सदारत कर रहे थे। आगे देखिए, आगे है कांग्रेस के 1919 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवग्रहित तिरंगे झंडे को फहराया। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई थी। यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस गलत लिख गया है, यहाँ पर गणतंत्र दिवस कर लीजिएगा, ठीक है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 69 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। हाँ ये सही है, यहाँ पर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस। ये कब की बात की जा रही, ये 1930 के सेंस में बात की जा रही है, ठीक है। बाद में इसी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कर दिया गया था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। नोट है आपका, दांडी यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। इनका मतलब था कि इस आंदोलन में महिलाओं को भी शामिल करना चाहिए। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर का विरोध करना चुना था। 4 अप्रैल 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया। इस प्रस्ताव को बनाने में एमएन रॉय ने नेहरू की मदद की थी। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया एवं गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई थी। इसी समय गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। किसमें कहा था? ये कहा था इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 तक को हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। गांधी एस राजपूताना जहाज से लंदन पहुंचे थे और बेंस्टियाना नामक इटली के पोत से वापस भारत लौटे थे। नोट है आपका, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी में एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। यानी कि जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे तीनों में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था।
आपसे पूछा जाता है कि वो मतलब कई लोगों के नाम दिया था, पूछा है इनमें से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, तो याद रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी दे दी गई। आगे है मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। उसके बाद है अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 में ईस्वी में लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद व महासचिव NG रंगा चुने गए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का पटना से प्रकाशन किया। ये किसान आंदोलन की पत्रिका थी। राहुल सांकृत्यायन इस साप्ताहिक पत्रिका के 1942 के संपादक बने थे। आगे आपकी किसान सभा, ठीक है, संयुक्त प्रांत किसान सभा पहली है। गौरी शंकर मिश्र व इंद्र नारायण द्विवेदी इससे संबंधित थे और इसका जो समय है वो है आपका फरवरी 1918। दूसरी आपकी अखिल भारतीय किसान सभा अशोक रोड, इसके जो नेता हैं वो है स्वामी सहजानंद सरस्वती और 11 अप्रैल 1936 का समय है। थर्ड है आपकी अखिल भारतीय किसान सभा अजय भवन, इसके नेता का नाम नहीं दिया है और इसका समय है 1939। फिर है आपका अवध किसान सभा, इसके जो नेता का नाम है वो है बाबा रामचंद्र व जवाहरलाल नेहरू, इसका समय है 1920। आगे है बिहार प्रांतीय किसान सभा, इसके नेता का नाम है स्वामी सहजानंद सरस्वती, समय है 1929। नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रांतीय किसान सभा NG रंगा 1928। भारतीय किसान संघ कोटा श्री दत्तोपंत जी ठेगरी, इसका समय है 4 मार्च 1979। ठीक है, आगे देखिए 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसका गठन 1927 में हुआ था। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सूनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायरी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू व तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त घोषणा के द्वारा मुसलमानों को आश्वासन दिया कि ब्रिटेन और भारत के बीच किसी भी समझौते के स्थिति में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। क्रिप्स प्रस्ताव देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, देखिए क्रिप्स प्रस्ताव। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की। इसके अनुसार युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज का दर्जा एवं संविधान निर्मात्री परिषद बनाने का प्रस्ताव था। मुस्लिम लीग भारतीय संघ को स्वीकार करने या न करने को स्वतंत्र होगी तथा राजाओं को भी अलग राज्य स्थापित करने का अधिकार दिया जाएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था क्योंकि यह किसी भी प्रकार भारतीय स्वतंत्रता की बात नहीं करता था। इसे भविष्य का वादा करार दिया गया था। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को उत्तर तिथि में चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक कहा था, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इसको डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथि चेक कहा था। 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्तावों को वापस ले लिया गया था। आपसे पूछ लिया जाता है कि जो क्रिप्स प्रस्ताव था, क्रिप्स मिशन था, इसको पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। और डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथि चेक कहा था जवाहरलाल नेहरू ने।
1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। आगे देखिए, आगे है गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्यकारिणी ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। आपसे 1000 बार पूछा गया क्वेश्चन है कि किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, तो कब दिया था ये? भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को किसमें की शुरुआत हुई थी। 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल ऑपरेशन जीरो आवर ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। सरोजनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां महल में रखा गया था, जहां कुछ दिनों बाद कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया। 10 फरवरी 1943 ईस्वी से गांधी जी ने जेल में 21 दिनों का उपवास शुरू किया, जिसका समापन 7 मार्च 1943 को हुआ था। 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर मैदान में अरुणा आसफ अली ने कांग्रेस का झंडा फहराया था। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई। राम मनोहर लोहिया और BM खाकर भी रेडियो प्रसारण से संबंधित थे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार होकर भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व करने लगे थे। विशेषकर मुस्लिम लीग एवं अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। इस आंदोलन के दौरान कई समांतर सरकार बनी, जिसमें प्रमुख थी बलिया की चित्तू पांडे की सरकार, तामलुक की जातीय सरकार एवं सतारा की YV सरकार की चौहान। ये आपसे मैचिंग करने के लिए आ जाता, तो याद रखिएगा बलिया की चित्तू पांडे की सरकार, तामलुक की जातीय सरकार, सतारा की YV चौहान की सरकार। नेक्स्ट है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए C राजगोपालाचारी ने 1944 में दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय राज बिहारी बोस को दिया जाता है। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीज़न का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था, परंतु वह असफल रहा। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस 1941 में जर्मनी पहुंचे। वहां जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे तथा भाषण देते थे। आगे देखिए, आगे है 1942 में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया, जिसे फ्री इंडियन लीजन कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका जर्मनी व जापान ने समर्थन किया था। आगे है, अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट रखा गया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि आज़ाद हिंद फौज के जो 3 ब्रिगेड थे उनके नाम क्या कहते थे। एक का था सुभाष, एक का गांधी, एक का नेहरू, और जो महिलाओं के लिए बनाई गई थी उसका नाम था लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल ने किया था। इस रेजिमेंट का एक और कमांडर जानकी अथिनप्पन थी। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। आगे है, 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा था।
आगे है 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया था। टोक्यो जाते हुए फॉर्मोसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को मारे गए, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया है। बहुत सारी कंट्रोवर्सी है सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में, ठीक है। इसी तरह से काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बारे में भी है, जिसको आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। नोट है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक ओडिशा में हुआ था। आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरदयाल ढिल्लन एवं मेजर शहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इनकी सजा माफ कर दी थी। आगे है आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से अरुणा आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई नेतृत्व एवं KN काटजू ने पैरवी की थी। कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शीघ्र ही फैल गई थी। इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया। इनकी प्रमुख मांग थी कि भारतीय और अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। शाही नौसेना का विद्रोह, रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बम्बई में HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दिया। 11 फरवरी को कराची में हिंदुस्तान नामक जहाज के नाविकों ने भी हड़ताल कर दी। कराची में दमनपूर्वक आत्मसमर्पण कराया गया, जिसमें 6 नाविक मारे गए। नौसेना विद्रोह में इकबाल जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आजाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि नारे लगाए गए। इनके प्रदर्शन में 3 झंडे साथ चलते थे, कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। सरदार पटेल एवं जिन्ना ने इन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। 24 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने समर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। नौसेना विद्रोह के समय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल गोल्डफ्रिड था। नोट है आपका, नौसेना विद्रोह को भारत की लाल क्रांति की संज्ञा दी जाती है। कैबिनेट मिशन 1946 देख लीजिए। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इस शिष्टमंडल के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे, एवं A.V. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 ईस्वी को स्वीकार कर लिया था। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया गया था, ये याद रखिएगा। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सुहरावर्दी थे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार और पंजाब में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई, जिसे कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 ईस्वी की बैठक में स्वीकार कर लिया गया था।
14 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव किया था। इस प्रस्ताव का समर्थन अब्दुल कलाम आजाद ने किया, जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। आजाद ने कहा, कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है, ये किसने कहा था? ये कहा था आपका अबुल कलाम आजाद ने। गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का विभाजन, देश का विभाजन प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास ना हो सका। 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट दिया था या वे तटस्थ रहे थे, यानी कि उन्होंने वोट किया ही नहीं था। प्रस्ताव का विरोध करने वालों में सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुर रहमान आदि थे। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 ईस्वी को नई दिल्ली बुलाई गई। लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार किया। लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से सिर्फ 10 सदस्यों ने इसका विरोध किया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। दोनों डोमिनियनों की पूरी स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता सौंप दी जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना होगी। नोट क्या है? नोट है आपका, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज सिस्टम यानी कि जॉर्ज 6 था। यह भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान यानी कि प्रथम हेड था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग 5 सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई। आगे है आपका 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी के थे। ठीक है, क्लीमेंट एटली थे। यानी कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे आपके जेबी कृपलानी। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट पॉइंट है, भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक घनश्याम दास बिड़ला थे। ठीक है, आगे है बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 ईस्वी के कराची अधिवेशन में दिया था। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। यानी कि जो कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे, ये कौन थे? जॉर्ज यूल। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये कहा था महात्मा गांधी ने। गांधी जी हरिजन नाम वाले 3 पत्रों का समर्थन करते थे। हरिजन बंधु जो गुजराती भाषा में छपता था, हरिजन सेवक जो हिंदी भाषा में छपता था, और हरिजन अंग्रेजी में। ठीक है, ये 3 आपका छपते थे। इन तीनों का गांधी जी क्या करते थे? इन तीनों का गांधी जी प्रकाशन करते थे। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से गुजराती में लिखी थी। हिंदू स्वराज को भी गांधी जी ने गुजराती में लिखी थी। गांधी जी का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। वास्तविक नाम था इनका मोहनदास करमचंद्र गांधी। माता का नाम था पुतलीबाई, पिता का नाम था करमचंद्र गांधी, पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। विवाह हुआ था 1883 ईस्वी में। 4 पुत्र थे इनके, हरिलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास। 5वें पुत्र की उपाधि इन्होंने जमनालाल बजाज को दी। यानी कि 4 इनके पुत्र थे और जिन्होंने अपने एक पुत्र की उपाधि जमनालाल बजाज को भी दी थी, 5वें पुत्र की उपाधि। ठीक है, गांधी जी का निजी सचिव महादेव देसाई और प्यारेलाल नैयर, ये 2 लोग क्या थे? गांधी जी के निजी सचिव थे। सुशीला नैयर गांधी जी की युवा निजी चिकित्सक और प्यारेलाल नैयर की बहन थी।
मेडेलिन स्लेड, यह एक ब्रिटिश महिला थी जिन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन में शामिल होने के लिए ब्रिटेन छोड़ दिया था। यह मीरा बहन के नाम से जानी जाती थी। लंदन में 1891 में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की और वकालत करने बंबई आ गए। एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने इन्हें अपने फर्म की कानूनी कार्यवाहियों के लिए नियुक्त किया। इसी सिलसिले में अप्रैल 1893 में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए, जहां वे सर्वप्रथम नटाल डरबन बंदरगाह पर 24 मई 1893 को एस सफारी नामक जहाज से में पहुंचे। 7 जून 1893 को गांधी जी ने डरबन से प्रोटीरिया जाने वाली ट्रेन पकड़ी। उस दिन गांधी जी के पास उसी ट्रेन की प्रथम श्रेणी का टिकट था, लेकिन रंग भेद के कारण उन्हें जबरन तृतीय श्रेणी में जाने के लिए कहा गया। नहीं जाने पर जबरन उन्हें पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर धक्का देकर नीचे उतार दिया गया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका का उनका थोड़ा सा सफर देख लेते हैं। 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी दक्षिण अफ्रीका में। 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। इस फार्म की स्थापना जर्मन शिल्पकार कॉलिन बारब की सहायता से जोहान्सबर्ग में की थी। 1910 में हिंद स्वराज का पहला गुजराती संस्करण फिनिक्स दक्षिण अफ्रीका, फिनिक्स कहाँ है आपका? दक्षिण अफ्रीका, इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस स्वराज की व्याख्या। लगभग 45 वर्ष की अवस्था में गोखले के अनुरोध पर 9 जनवरी 1945 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए। वापसी के वक्त महात्मा गांधी ने अपने जन्म स्थान काठियावाड़ की पारंपरिक पोशाक पहनकर अरबिया जहाज पर चढ़े। इसलिए जब गांधी जी भारत यानी कि ओपाल बंदरगाह मुंबई लौटे तो उन्होंने धोती, लंबा कोट, कंधे पर एक स्टोल और सिर पर सफेद पगड़ी पहनना शुरू किया। बाद में उन्होंने केवल खादी का आवरण पहनना शुरू कर दिया था। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। बहुत बार आया क्वेश्चन है कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन है? वो है गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी आध्यात्मिक गुरु रायचंद्र भाई थे। देखिए, राजनीतिक गुरु गोपाल चंद्र गोखले थे और आध्यात्मिक गुरु रायचंद्र भाई थे। गांधी जी के जीवन पर प्रभाव डालने वाले 3 व्यक्ति हैं। रायचंद्र भाई अपने सजीव संपर्क से, टॉलस्टॉय ने बैकुंठ तेरे हृदय में है नामक पुस्तक से और रस्किन ने अनटू द लास्ट नामक पुस्तक से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने के कारण इन्होंने कुछ लोग भर्ती करने वाला सार्जेंट कहने लगे। भारत में महात्मा गांधी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी। गांधी जी ने नवजीवन गुजराती एवं नवजीवन पत्रिका गुजराती में छपती थी। यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में छपती थी का संपादन किया। हरिजन पत्र का प्रकाशन 1933 में प्रारंभ किया। गांधी जी की आत्मकथा है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ठीक है, ये किसकी आत्मकथा है? गांधी जी की, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इसको हिंदी में कहा जाता है सत्य के प्रयोग। गांधी जी की प्रिय भजन वैष्णव जन को तैनू कहिए की रचना नरसिंह मेहता ने की थी। गांधी जी के नेतृत्व में हुए 3 प्रथम संघर्ष, पहला है आपका चंपारण सत्याग्रह 1917 में, अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल 1918 में और खेड़ा सत्याग्रह 1929 में हुए थे। ये गांधी जी के नेतृत्व में हुए पहले 3 संघर्ष हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले प्रमुख नेता मोहम्मद अली थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के सहयोग के बदले में अंग्रेजों द्वारा दी गई केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी गई थी। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, ठीक है, दांडी मार्च से की थी। 15 अगस्त 1947 के दिन गांधी जी ने नोआखाली, ठीक है, बंगाल में थे,
आपसे पूछा जाता है कि जिस दिन भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस दिन गांधी जी कहाँ थे, तो ये बंगाल के मुन्नुआ खाली नाम के स्थान पर थे। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला भवन में नाथूराम गोडसे ने कर दी थी। गांधी जी की हत्या की मुकदमा नाथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे, मदन लाल पहवा, विष्णु करकरे, दिगंबर बांगरे, दामोदर वीर सावरकर एवं नारायण आप्टे पर चला, जिसमें नाथूराम गोडसे एवं नारायण आप्टे को फांसी की सजा हुई। गांधी जी की मृत्यु के मुकदमों की सजा सुनाने वाले जज आत्माचंद अग्रवाल थे। भारत का एकमात्र समाचार पत्र हिंदू जिसने गांधी जी की हत्या का समाचार को पहले पन्ने पर स्थान नहीं दिया था, क्योंकि उन दिनों हिंदू के पहले पन्ने पर केवल विज्ञापन आता था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। 2 अक्टूबर 2005 को दक्षिण अफ्रीका पीटर मारिडबर्ग स्टेशन पर गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई है। ये रीसेंट है आपका, ठीक है। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीप ने किया था। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वालों पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, नील दर्पण वाला। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया था। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर ने की थी। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की थी। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया था। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया था। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता नवाब अब्दुल लतीफ खान को कहा जाता है। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया था, ठीक है। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस था। इनको 18 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी गई थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जी.सी. हिल्टन था। ये पूछा जाता है आपसे, न्यायाधीश का नाम जी.सी. हिल्टन, याद रखिएगा। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। यह कथन है किसका? जवाहरलाल नेहरू का। महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने एवं अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मॉरिस ने कहा था। ये एक लाइन से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा है? फ्रैंक मॉरिस ने। आगे देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की थी। आपसे पूछा जाता है कि सरदार पटेल की उपाधि किसने दी थी? तो आंसर होगा आपका बारदोली की महिलाओं ने। हाली पद्धति, गुजरात के बारदोली क्षेत्र में कालिपराज जनजाति को इस पद्धति के अंतर्गत उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर यानी कि बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। 1927 के वगली पराजो के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की और काली पराजो को रानी पराज वनवासी की उपाधि दी। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु M.G. रानाडे थे, ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। इसकी डेट बताइए कब मनाया जाता है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक विवियन डिरोजियो था। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया।
भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला। A.O. ह्यूम 1885 से 1807 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री रहे थे। कौन? A.O. ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है। रोलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा जाता था। किसको? रोलेट एक्ट को। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे देखिए, 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा, यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक। ये किसने कहा है? ये कहा है गांधी जी ने। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। देखिए, दोनों के नाम में कितनी सिमिलैरिटी है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी, और इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान में स्थित है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रामाबाई ने की थी। कई बार पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? ये की थी रमाबाई पंडित ने। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाओं से। आपकी लगभग 70% मॉडर्न हिस्ट्री इन 2 वीडियो में कंप्लीट हो गई है, इससे पहले जो आया था और इस वीडियो में, और इसका अब एक बस लास्ट पार्ट आएगा, उसमें आपकी पूरी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया खत्म हो जाएगी। यानी कि जो अगर आप ये 3 वीडियो एक साथ देख लेंगे, एक आ चुका है, एक ये वाला और इसके बाद आएगा, तो आपको कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो जहाँ पर हिस्ट्री आती है, उसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और ल्यूसेंट की बुक कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।